बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया था इम्पल्स तक। अभी हम लोग पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्लेनेशन। कि लास्ट में स्टेटमेंट तो हो गया था कि न्यूटन का थर्ड लॉ जो होता है क्या कहता है। तो इसके लिए हम लोग पहले कुछ स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। और थर्ड लॉ में बताता है क्या, इट इज जस्ट अबाउट द व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। जो बॉडी पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स है उसका ओरिजिन क्या है, ये आपको यहाँ से पता लगता है। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स जो है कभी भी सिंगल हैंडेडली जो है किसी भी चीज के ऊपर नहीं लगती है, हमेशा पेयर्स में लगती है। तो इसी को बेस लेके न्यूटन ने जो अपना तीसरा लॉ दिया कि हर एक एक्शन के लिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी एफ ऑफ ए बी, अगर मैं फोर्स के टर्म्स में लिखूं तो एफ ऑफ ए बी जो है वो माइनस ऑफ एफ ए बी के इक्वल होगा। ये है न्यूटन के थर्ड लॉ की मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब इस तो आप लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। देखो बेटा इसमें तुम्हें थ्योरी भी जरूरत है और न्यूमेरिकल की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं थ्योरी भी साथ के साथ लिखवा रहा हूँ। मैथमेटिकली हम लोगों को ये चीज प्रूव करनी है। अब इसको अगर हम प्रूव करें तो कैसे लिखेंगे, टू प्रूव दिस लॉ कंसीडर टू बॉडीज, कंसीडर एन आइसोलेटेड, ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आइसोलेटेड सिस्टम with two bodies A and with two bodies A and B इनके साथ में। तो let delta P1 and delta P2 be the change in linear momentum, be the change linear momentum of A and B. So लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 यानी चेंजेस जो हैं दैट शुड बी इक्वल टू 0, तभी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम जो है वो सेम आएंगे, है ना। सो आप लिख सकते हो डेल्टा P2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा P1। अब अगर मैं इसका रेट कैलकुलेट करूं यानी विद इन द लिमिट्स अगर रखूं तो लिमिट t tends to 0, delta P2 upon delta t is equals to limit again t tends to 0 minus delta P1 upon delta t। और जब लिमिट डेल्टा t जो है टेंड्स टू 0 होता है तो दिस होल एक्सप्रेशन dP2 by delta t is will become differentiable। तो आप हम इसको लिख सकते हैं dP2 upon dt is equals to minus के dP1 upon dt, ठीक है। अब ये है सेकेंड बॉडी का मोमेंटम, ये है फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम। और अभी हम लोगों ने जो लॉ देखा था सेकेंड लॉ से पता किया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो फोर्स ऑन 2 is equals to minus of force on 1। आप इसको बोल सकते हो f of 2 1 equals to minus of f of 1 2। ये हमारी स्टेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है तीसरे लॉ का आ गया और हमने इसको प्रूव कर दिया। अब इसमें जो बातें याद रखने वाली हैं वो ये है कि फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट और दोनों अलग अलग बॉडीज पे लगी, ठीक है। अब क्या, the forces of action and reaction may appear due to actual physical contact of the two bodies from a distance। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। दूसरा टॉपिक है apparent weight of a man in a lift or elevator। apparent weight निकालना है हमें। इसके लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि हम लोग जो है कंसीडर करेंगे इंसान है लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट के अंदर ही
जो वेइंग मशीन रखी हुई है, लिफ्ट ऊपर भी जा रही है, लिफ्ट नीचे भी आ रही है, या एक कंडीशन ऐसी है कि एलिवेटर इज एट रेस्ट। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं केस नंबर 1, व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट। इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। इसके ऊपर वेइंग मशीन रखी है, इसका जो वेट है दैट इज mg, और जो टेंशन लग रही है दैट विल ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, और इस या फिर तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हो। तो नेट फोर्स जो लगी पर्सन के ऊपर under the condition when the lift is stationary, net force on the person F बराबर रखेंगे हम 0। इसका मतलब है कि that is R minus mg is equals to 0 और R equals to mg। ये इसका apparent weight हो गया, R is the apparent weight, ठीक है। तो apparent weight is equal to the actual weight। Case number 2, when elevator is moving up with a constant acceleration, when elevator, तो वेइंग मशीन क्या रीडिंग शो करेगी? एलिवेटर इज मूविंग अप with a constant acceleration। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, इसमें हम लोग जो है ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है, यानी जो टेंशन है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वेट, तो इट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर हमने कोई इंसान है, वो किसके ऊपर खड़ा हुआ है? वो खड़ा हुआ है वेइंग मशीन के ऊपर। तो इसकी जो वेइंग मशीन की रीडिंग है वो कैसे ऊपर? सो आप लिखेंगे इस केस में नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द पर्सन किससे दिया जाएगा? F इक्वल टू ma से, ठीक है। और जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू R माइनस mg से जाएगा, तो R F इज इक्वल टू ma इक्वल टू R माइनस mg। नाउ हियर R इज द अपरेंट वेट, तो ma प्लस mg, या मैं बोल सकता हूं कि R जो आया दैट इज इक्वल टू mg प्लस a। So apparent weight will increase from the actual weight when the elevator is moving in upward direction, ठीक है। अब तीसरा केस है, केस नंबर 3, when elevator is moving down with a constant acceleration, moving down with a constant acceleration। और कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करिए, लेकिन लिफ्ट इस टाइम नीचे जा रही है, ठीक है। तो आप जो लिखोगे वो लिखोगे F फोर्स तो वही रहेगी, F इज इक्वल्स टू ma से ही हम शो करेंगे, लेकिन ये F इक्वल टू ma जो है अब इक्वेशन बन जाएगी mg ज्यादा है, तो आप हमेशा ज्यादा वाले में से कम चीज को माइनस करोगे, ठीक है। अब ma इज इक्वल्स टू mg माइनस r, और यहां से तुम्हारे पास आएगा, मैं इस r को जो है लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूं, तो r इक्वल्स टू mg माइनस ma, m कॉमन ले लो, g माइनस a। तो इससे हमें ये पता लग गया कि जो एपरेंट वेट है, यानी जो रीडिंग्स आ रही हैं वो एक्चुअल से कम आएंगी जब एलिवेटर जो है नीचे मूव करेगा। अब कभी भी मोशन होता है तो मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स लगती है, ये तुम लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, फ्रिक्शन जो होता है, ठीक है। तो अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, लिख लो, फ्रिक्शन is an opposing force
that comes into play कब आती है frictional force? When a body is in contact with another body, actually move, slides और rolls, किसी भी कंडीशन में काइनेटिक, रोलिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है. तो अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे. तो it always opposes the motion that comes into play when one body actually moves. Not only move, वो रोल या स्लाइड भी कर सकती है. ठीक है, and actually moves over another body. अब आपके पास जो फ्रिक्शन होगा वो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन हो सकता है. बेसिकली एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो है इंटरनल और एक्सटर्नल. एक्सटर्नल फर्दर क्लासिफाइड है 3 पार्ट्स में. स्टैटिक, लिमिटिंग. अभी क्या है स्टैटिक, लिमिटिंग और काइनेटिक. ये 3 टाइप ऑफ फ्रिक्शंस हैं जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन को हम लोग आगे मूव कराते हैं. देखो, जब स्टैटिक फ्रिक्शन तो तब रोल पे आएगा जब कोई भी बॉडी केवल रेस्ट पे किसी सरफेस के ऊपर रखी हुई है, मूव नहीं कर रही है. अब जब कोई भी चीज किसी भी सरफेस के ऊपर रखी हुई है तो देख उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस एक्ट करती हैं. एक तो वो फोर्स होती है जिससे कि वो पुश या पुल की जाएगी. ठीक है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगी. ऊपर आर एक्ट करेगा हमेशा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और उसी के अपोजिट में mg रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो r तो हमारा किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा. और as long as the body does not move, as long as the body does not move, हम लोग f को भी p के इक्वल ही लेंगे. हमने एक ये ले दिया, एक हमने इसको ले दिया. सो अभी जब ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, इट टेंड्स टू मूव, तो इसके जो मोशन में जो फ्रिक्शन लगेगा दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, और जब ये फोर्स लगने लगेगा, ये स्टैटिक फ्रिक्शन किस में चेंज होगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन में चेंज होगा. और डायनामिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन जो है तब प्ले में आता है जब चीज मूव करना स्टार्ट कर देती है. फर्दरली जो डायनामिक हैं 2 तरीके के होते हैं, स्लाइडिंग और रोलिंग. ये 2 तरह के फ्रिक्शन होंगे. काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, यानी डायनामिक फ्रिक्शन जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हमेशा कम होती है एज कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिख ले, ये चीज याद रखना हमेशा. काइनेटिक फ्रिक्शन is always less than limiting friction. अब हम लिख लेते हैं लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन जो होगा तो एक कोफिशिएंट आएगा दैट इज म्यू. फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं म्यू से डिनोट करते हैं. अब रोली काइनेटिक का है तो म्यू के से डिनोट करेंगे. काइनेटिक फ्रिक्शन के कुछ लॉज हैं. नंबर 1, द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन Fk is directly proportional to R normal force, normal reaction between the two. तो हम लोग बोलते हैं F is directly proportional to R. F of K is equals to mu K into R. ये इसका फॉर्मूला लगाया जाता है. जनरल फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू म्यू इंटू आर. जो होता है हम काइनेटिक के केस में के लगाते हैं और स्टैटिक के केस में म्यू ऑफ एस लगा देते हैं. सेकंड जो लॉ है इसका वो कहता है काइनेटिक फ्रिक्शन
does not depend on सरफेस एरिया के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता। तीसरा कहता है इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड, इंडिपेंडेंट काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड ऑफ स्लाइडिंग या रोलिंग। ये 3 लॉज काइनेटिक फ्रिक्शन की। अब हम बात करते हैं जो देखिए, अगर तुम लोग किताब में पढ़ोगे एडेसिव और कोहेसिव, तो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में एडेसिव फोर्स होती है और अलग अलग के बीच में एडेसिव फोर्स होती है और सेम के बीच में कोहेसिव फोर्स होती है, ये याद रखना। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन के 4 लॉ हैं। पहला तो वही है, फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो एफ ऑफ एल इज इक्वल टू म्यू ऑफ एल इनटू R, where mu of L is the coefficient of limiting friction। अब इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ FL, अब तुम लिख लो, इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन in which body is moving, always opposite to the direction in which body is moving। ठीक है। नंबर 3 जो है वो कहता है कि ये इंडिपेंडेंट होती है ऑफ द एपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट। एक होता है एक्चुअल, एक होता है एपरेंट, यानी जितना कांटेक्ट में लग रहा है कि आ रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द apparent area of contact, independent of apparent area of contact। चौथा नंबर कहता है कि फोर्स है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेस कॉन्टैक्ट। तो इसमें फोर्स ऑफ एडिशन आएगा। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द सरफेसेस, दोनों सरफेस अलग अलग होंगी ना इन कांटेक्ट, इसका मतलब इसके अंदर एडिशन फोर्स जो है आएगा। लिख लो ये अलग अलग चीज, एडिशन फोर्सेस। 4 ये लॉ हैं। इसके बाद में F जो है वो म्यू ऑफ R के इक्वल है, तो हम लोग उसको जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ पे अगर मैं F की बात करूं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, पहला लॉ क्या कहता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो म्यू R आता है, तो म्यू इज कैन बी रिटन एज F अपॉन R। ये हमारा वेयर म्यू इज योर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द फोर्स एंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन देम। तो अगर हम इसी से बात करें तो म्यू के को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एफ के अपॉन आर से। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब हमारा एफ के जो है, सिंस एफ के इज ऑलवेज लेस देन एफ, देयरफॉर अगर हम म्यू के की बात करें तो काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमेशा कम होता है। देयरफॉर म्यू के इज, दैट्स व्हाई किसी भी चीज को रोल करना जो होता है वो ज्यादा आसान हो जाता है, या मूव करना जो होता है वो ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑफ अ बॉडी डाउन अ इंक्लाइंड प्लेन। सबसे पहले तो एक तो हम लोग बात कर लो पहले
एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है हम लोग थीटा से देते हैं। अभी म्यू और थीटा के बीच में क्या रिलेशन है? सपोज लेट अस कंसीडर अ बॉडी जो कि एक सरफेस के ऊपर एज सच ही मूव नहीं कर रही है, रखी हुई है, ठीक है। तो उसमें ऊपर आर एक्ट करेगा, नीचे उसका वेट एक्ट करेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा और उसका जो रिजल्टेंट है वो कहीं यहाँ आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ ड्रॉ करता हूँ, देखिए मेरे पास यहाँ ट्राइंगल बन गया, दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस इज थीटा। तो ये इनको मैं लेबल कर लेता हूँ ए, सी, बी और ओ। नाउ इन दिस डायरेक्शन फोर्स इज देयर, ये आर की बारी है तो इसको हमें आर बोलूंगा, ठीक है। नाउ टेन थीटा, अगर मैं इन ट्राइंगल ले लेता हूँ ए ओ सी में, तो टेन थीटा की जो वैल्यू होगी दैट इट वुड बी ओ ए अपॉन ए सी अपॉन ओ ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ए सी थीटा के अपोजिट की जो साइड है ए सी अपॉन ओ ए, तो ए सी कितना हो गया तुम्हारा, ए सी हो जाएगा तुम्हारा एफ और ये हो जाएगा आर, टेन थीटा बराबर एफ बाई आर। लेकिन अभी हमने लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन में पढ़ा है कि एफ बाई आर क्या होता है, म्यू होता है। तो म्यू इज इक्वल्स टू आपका हो गया टेन थीटा के इक्वल। ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एक होता है एंगल ऑफ रिपोज, वो एक मिनिमम एंगल होता है जिसपे की बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो दैट इज आल्सो इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू टेन अल्फा, और अल्फा क्या है तुम्हारा, अल्फा इज योर एंगल ऑफ रिपोज। और रिपोज का जो एंगल है उसकी डेफिनेशन है, इट इज अ मिनिमम एंगल इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन at which a body just begin to slide down the incline। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। इसके बाद में आ गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ऑफ अ बॉडी व्हेन अ बॉडी इज मूविंग डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन, उस इंक्लाइन प्लेन की रफ जा रही है। तो देखो इसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं। दिस इज योर एंगल थीटा। इस यहाँ पर वो बॉक्स है, क्योंकि जब हमारे पास एंगल गिवन होता है तो जी वेट जो डाउनवर्ड एक्ट करता है, हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आ जाते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। और थीटा के साथ वाले कंपोनेंट को हम mg cos थीटा लेते हैं और mg sin थीटा जो है प्लेन के नॉर्मल जाएगा, ठीक है। अब ये मूव कर रहा है नीचे की तरफ, यानी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है और फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ उसको खींचेगा। तो R जो है यहाँ पर R लगेगा, R को मैं बोल देता हूँ R इक्वल्स टू होगा mg cos थीटा। ये हमने पढ़ रखा है, ये आप रट लो कि अगर थीटा तुमको दिया हुआ है तो R जो है mg cos थीटा को इक्वल होगा। अब बात करते हैं नेट फोर्स ऑन द बॉडी डाउन द इंक्लाइन, ऑन द बॉडी डाउन द इंक्लाइन, नीचे जाते टाइम जो फोर्स लग रही है ऑन द बॉडी डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन की, तो F है, ठीक है। इस डायरेक्शन में F लगेगी और यहाँ पर जो है दैट इज कैपिटल F मान लेते हैं। mg साइन इसी डायरेक्शन में जा रही है तो mg साइन थीटा लगेगा माइनस F, ये आ गया। अब यही फोर्स F जो है हम इक्वल टू m में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो F म्यू सिंस F इज इक्वल्स टू म्यू r, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, m में बराबर हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू k, क्योंकि बॉडी स्लाइड मूव कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, ये आ गया। म्यू के r मैं लिख सकता हूँ mg साइन थीटा माइनस m में लिख सकता हूँ। इसके बाद में इसको करोगे, इसमें से m कॉमन लो, हमें बेसिकली एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है ना।
ये वाला स्टेप जो है आएगा MA बराबर mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg कॉस थीटा। इस वाली लाइन को छोड़ लीजिए। तो यहाँ से देखो m में क्या कॉमन ले सकता हूँ, mg कॉमन आएगा तो ये आ गया साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा MA, और इसी से आप निकाल सकते हैं m से m कैंसिल, तो a की जो वैल्यू आ गई g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस, म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू के कॉस थीटा के इक्वल। अब ये वैल्यू है जब कोई भी बॉडी जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब केवल मूव करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इंक्लाइन प्लेन पे नहीं, तो इसका मतलब थीटा नहीं आएगा। तो हमने ड्रॉ कर लिया एक हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस पे बना दिया एक ब्लॉक। लेट दिस इज P, दिस इज F, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, दिस इज R एंड दिस इज mg। सपोज ये P जो फोर्स लगी है इसके बाद में ये मूव कर गया, कितना s डिस्टेंस मूव कर गया, सपोज ये यहाँ पर आ जाता है, तो अब क्या करेंगे, R जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू mg cos थीटा केवल तब लेंगे जब इसमें हमारे पास जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है अगर क्वेश्चन में, तो हम mg cos थीटा लेंगे, अदरवाइज इट विल आल्सो बी इक्वल टू mg ओनली। तो टू जस्ट मूव द बॉडी ऑन अ लेवल ट्रैक, we have to apply a force P वो फोर्स P जिसकी वैल्यू कम से कम उस F के बराबर हो, कम से कम which is at least equal to P, equal to force of friction F। तो हमारा कम से कम लिमिट जो मिनिममली ये चीज होनी चाहिए, एटलीस्ट P इक्वल टू F होना चाहिए। अब जब उसमें फोर्स लग गई है और वो मूव कर गई है बाय अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो हम लोग बोलेंगे कि जो W आएगा वो किसकी वजह से आएगा, जो W आएगा इसमें वो आएगा P और S की वजह से। S जितना डिस्प्लेसमेंट वो मूव कर चुका है। P को मैं क्या लिखूंगा, P को मैं लिख सकता हूँ F इंटू S, और F जो आएगा सिंस म्यू के इज इक्वल्स टू F बाई R है, तो F को मैं लिख सकता हूँ म्यू के इंटू R, तो यहाँ पे W इक्वल टू लिखूंगा म्यू के इंटू R इंटू S, एंड R इज नथिंग बट इक्वल टू mg, नॉट mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा मेंशन नहीं किया गया है, इक्वल्स टू S। तो ये इतना, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन जब हम एक लेवल ट्रैक के ऊपर किसी बॉडी को मूव करा रहे हैं। लास्ट टॉपिक है वर्क डन इन मूविंग अप अ बॉडी ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन। देखो अब इंक्लाइन प्लेन बना लो सर, ये बन गया हमारे पास इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। अब जब इंक्लाइन प्लेन की बात करेंगे तो देयर इसका मतलब कि हम थीटा भी उसके अंदर लेंगे। सपोज ये वो बॉक्स है, अब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, हमें इसको ऊपर की तरफ मूव कराने में जो है कितना काम हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो इसमें हम लोग कंसिडर क्या क्या करेंगे, क्या क्या चीजें हैं, देखो एक तो R होगा और R के अपोजिट में होगा नॉट mg बल्कि mg cos थीटा। क्यों होगा, क्योंकि आपको थीटा गिवन है और इसकी एक वैल्यू यहाँ दिस इज थीटा और यहाँ पर इसको इक्वल टू mg रखेंगे, ये है R के इक्वल। इस तरफ जो मूव करेगा वो होगा mg साइन थीटा, और यहीं पर फोर्स भी लगी, जो एक्चुअल फोर्स आप लगा रहे हो दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन P, ठीक है। तो हमने बता दिया क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। वेट mg जो है
वर्टिकली डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, mg cos थीटा और mg sin थीटा है। mg cos थीटा है अपोजिट टू r, लिख लो इसको, mg cos थीटा इज अपोजिट टू r, whereas mg sin theta is acting down the plane AB। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम का केस कंसीडर करते हैं। इन इक्विलिब्रियम R जो है हमारा किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के, और ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। इसको कर दो आप बॉक्स में इनक्लोज। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, if P is the force required to just move the body on an inclined plane AB, ये AB है। ठीक है, if P is the force required to move the body, तो हम इस P को किससे डिनोट करेंगे, हम इस P को डिनोट करेंगे P is equals to mg sin थीटा प्लस f। y प्लस f माइनस f क्यों नहीं लिया, अब देखो mg sin थीटा फोर्स की डायरेक्शन दोनों एक तरफ थी, इसलिए हमने उसको लिया है P इक्वल टू mg sin थीटा प्लस f। ये हमारा दूसरी इक्वेशन में, इसको भी कर दो बॉक्स में बंद। अब हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन होता है इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्या फोर्स अप्लाई किया हमने फोर्स लगाई है P फोर्स से वो ऊपर की तरफ जा रहा है और S डिस्टेंस से वो डिस्प्लेस हो रहा है। सो दैट इज, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं mg sin थीटा प्लस f मल्टीप्लाइड बाय s। अब इस f को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, आई मीन f को रिप्लेस करेंगे म्यू इंटू r से, फॉर्मूला बना था। तो इसको हम करते हैं mg sin थीटा प्लस म्यू के इंटू r इंटू s। ये हमारा वर्क डन का फाइनल फॉर्मूला नहीं आया। अभी भी हम वर्क डन को mg sin थीटा को एज इट इज लिखो, म्यू के को भी एज इट इज लिखो, r को लिख सकता हूं मैं mg cos थीटा इंटू s। अब जो आएगा हमारे पास, अब फाइनल वो आएगा w इज इक्वल्स टू mg कॉमन लिया sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा इंटू s। ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला है कि वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी अप a inclined plane is given by w equal to mg sin theta plus mu k cos theta, where mu k is the coefficient of kinetic friction और s जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट है। बस एक लास्ट शुरू कर लो। इट इज easier to pull than to push a body। सबको पता है, लेकिन रीजन क्या होता है वो हम लोग डायग्राम्स थ्रू जो है समझ लेते हैं। देखो, जब किसी भी चीज को हम लोग पुल करते हैं तो एक पर्टिकुलर एंगल पे पुल करेंगे, ठीक है। वो अब यहाँ पर आपका R जाएगा और नीचे जो जाएगा दैट वुड बी mg। एक पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग जो है उसको पुल करेंगे, थीटा के साथ वाला जो होता है वो हमेशा हम लोग mg cos थीटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया आपका R1 R और C, इसी डायरेक्शन में आपका लगेगा mg sin थीटा, ठीक है। अब हम दूसरी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपकी पुश की, एक दूसरी बना लेते हैं, ये सॉरी पुल की, और एक दूसरी बना लेते हैं पुश की। पुश के लिए जो फिगर बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी। ये हमारे पास बॉडी है,
वही कंपोनेंट लगेंगे, दिस इज आर, दिस इज एम जी, लेकिन अब की बार जो रिजल्टेंट आएगा वो इस तरफ बनेगा, दिस इज थीटा। नाउ दिस वुड बी, इसमें पी साइन थीटा होगा, नाउ दिस वुड बी पी साइन थीटा, एम जी साथ में ऐड करेगा, ठीक है, R2, और यहाँ पर होगा P cos थीटा या mg cos थीटा। अब हम बात कर लेते हैं R1 की, तो R1 जो आएगा इस केस में दैट वुड बी इक्वल्स टू mg माइनस P साइन थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में है। और इसकी बात कर लूं तो R2 इज इक्वल्स टू mg प्लस P साइन थीटा। क्लियरली R1 R2 में ही देखा जाए तो R1 में वो चीज P साइन थीटा का जो फैक्टर है mg में से माइनस हो रहा है और इसमें mg में प्लस हो रहा है, तो R अगर ज्यादा है तो आपका जो म्यू R आएगा F बाई R, म्यू जो होता है दैट इज इक्वल टू F बाई R होता है। अब अगर R1 कम है तो ये ज्यादा होगा, ठीक है, तो सिंस F1 इज लेस देन F2, force of friction against which work is done is less in case of pulling। ये इसका आंसर हो जाएगा बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।